नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं कन्हैया दीवाना। दोस्तों अपन बात कर रहे थे टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियों की, और शिक्षण विधियों में हम 4-5 शिक्षण विधियां जो हैं अभी तक पढ़ चुके हैं। आइए आज कुछ नई विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। नई विधि से अपन स्टार्ट करते हैं और वो नई विधि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अधिक प्रश्न परीक्षा में लाने वाली और बहुत ही बड़ी विधि। और उस विधि का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। क्या नाम है? प्रोजेक्ट विधि। विधि का नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। इसी विधि को प्रायोजना विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि से 6, 8 और 11, 12, 15, 17 को मिलाकर के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 24 यानी कि 24 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न इसके पूछे गए हैं 11, 12 में और 17 के अंदर यह हाईलाइट रहने वाली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इस प्रोजेक्ट विधि से संबंधित प्रोजेक्ट विधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रोजेक्ट विधि से बाहर अप्रत्यक्ष रूप से जिसे ये कनेक्ट होती है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चारों ओर से आज हम इससे विस्तृत तरीके से जितना अपन कर सकते हैं उतना अनलिमिटेड इसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं वही याद क्या क्या रखना है इस प्रोजेक्ट विधि में आपको। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट विधि का जो विचार सबसे पहले रखा गया था, इस प्रोजेक्ट विधि का जो विचार सबसे पहले रखा गया था दोस्तों, वो विचार रखा गया था जॉन ड्यूवी द्वारा। किसका द्वारा दोस्तों? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी द्वारा जो है इसका विचार रखा गया था सबसे पहले। और इस ये विधि का जो विकास है वो अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? अमेरिका में। कहां हुआ था गुरुजी? अमेरिका में सबसे ज्यादा हुआ था। और विचार जो है किसके द्वारा दिया गया? जॉन ड्यूवी को। और इसके जो प्रतिपादक हैं, जनक कह सकते हो जिसे आप, या प्रतिपादक जो हैं इस विधि के, वो है आपके W.H. किलपैट्रिक। कौन है दोस्तों? W.H. किलपैट्रिक। लेकिन बहुत सी किताबों में जॉन किलपैट्रिक लिखा हुआ आता है, वो 100% गलत है। जो है सही नाम क्या है? W.H. किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि का जो विस्तार है वो सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ था? अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। और इसका विचार देने वाला जो शिक्षा शास्त्री था, उस शिक्षा शास्त्री का नाम था दोस्तों जॉन ड्यूवी। और इसका जो प्रतिपादक था, उस प्रतिपादक का नाम है दोस्तों W.H. किलपैट्रिक। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये प्रोजेक्ट विधि होती क्या है? आप देखिए, स्वयं जब छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़े थे, 10वीं 8वीं कक्षा के अंदर हमें भी प्रोजेक्ट मिलते थे। बस उसी को ध्यान में रखना है, आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विधि समझ में आ जाएगा। जो प्रोजेक्ट आपको दिए जाते थे बस वही एक तरीके की प्रोजेक्ट विधि है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट विधि जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। छोटी कक्षाओं में भी आजकल इसका, खास करके प्राइवेट स्कूल जो CBSE बोर्ड से चलते हैं, वो इस प्रोजेक्ट विधि का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि आपके घर में छोटे भाई बहन है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही भाई बहन आते हैं घर पे तो बोलते हैं कि आज मुझे स्कूल से ये प्रोजेक्ट मिला है और कंप्लीट करना है। वो तुरंत माँ से पैसे लेकर के जाते हैं दुकान वाले के पास में, और वहां उनके पास में बना बनाया कंटेंट मिलता है, वो लेकर के आकर के उसका कॉपी पेस्ट कर देते हैं या फिर वैसा का वैसा जमा करवा देते हैं। तो इस प्रोजेक्ट विधि का जो है एक स्कूली व्यापार भी बड़ा है। इस विधि के माध्यम से स्कूल वाले जो है, खास करके निजी विद्यालयों वाले, कमाने भी बहुत ज्यादा लग गए हैं। तो ये विधि जो है प्रोजेक्ट विधि बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही वास्तविक विधि है। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों? इस विधि के द्वारा क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों? क्रिया द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? क्रिया के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है। क्रिया के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है। और समन्वय कहां पे स्थापित किया जाता है? स्वाभाविक वातावरण में रहकर। कौन से? स्वाभाविक वातावरण में रहकर। वातावरण में रहकर, वातावरण के समक्ष क्रिया के द्वारा स्वाभाविक वातावरण के समक्ष क्या किया जाता है? इसका समन्वय स्थापित किया जाता है। कैसे? देखिए, एक प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है, यदि किसी विद्यालय में किसी विषय के ऊपर किसी बच्चों को देना है, बहुत सारे बच्चों को जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, तब अध्यापक क्या करता है कि बहुत सारा कंटेंट लेकर के आता है कि आपको ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। वो 20 या 25 तरह के या 40 तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हैं।
वो हर तरीके के बालकों के लिए होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी होते हैं, सामान्य बालकों के लिए भी होते हैं, जिनका बुद्धि स्तर या स्मरण शक्ति कम होती है, जिनकी स्मृति कमजोर होती है, ऐसे बालकों के लिए भी होते हैं। और सारे विषयों के ऊपर होते हैं। बालकों की रुचियों को ध्यान में रखकर, बाल की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके अध्यापक बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक लेकर के आते हैं। उन टॉपिक को क्या करता है, वो एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देता है, या एक डायरी के ऊपर या किसी एक पेज के ऊपर लिख करके बच्चों को दे देता है कि ये आपके पास में कुल 40 टॉपिक है। कितने? 40 टॉपिक है और 8 बच्चे हो तुम। अब इस 40 टॉपिक में से 8 बच्चे मिलकर के जैसा भी आप चाहते हो, जैसा जैसा टॉपिक आपको पसंद आता है, वैसा वैसा वहां से उठा लीजिए। तो जिस बच्चे को जो टॉपिक अच्छा लगता है वो वहां से उठा लेता है और उस टॉपिक का चयन कर लेता है कि इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट करूंगा। अब देखिए, ये इन्होंने क्रिया के द्वारा समन्वय स्थापित कर दिया। अब इस जो टॉपिक जिस बच्चे ने लिया होगा वो कहां पूरा करेगा? स्वाभाविक वातावरण के समक्ष रहकर। यदि प्रोजेक्ट ऐसा है कि विद्यालय के अंदर ही कर करके पूरा करना है, तो इस विद्यालय के कक्षा कक्ष के अंदर बैठ करके इस प्रोजेक्ट को क्या करेगा? वो कंप्लीट करेगा। यदि अपन देखते हैं कि यदि प्रोजेक्ट ऐसा है कि घर पे करने जैसा है, तो बालक अपने घर के वातावरण में रह करके उसको पूरा करेगा। जिस वातावरण के लिए प्रोजेक्ट मिला होगा उसी क्षेत्र में रह करके, उसी वातावरण के समक्ष रह करके क्या करेगा? क्रिया के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने कार्य को क्या करेगा? पूर्ण करेगा। तो दोस्तों, ये है एक प्रोजेक्ट विधि का सामान्य सा विचार जो आपको याद रखना है ना। इसका विकास अमेरिका के अंदर हुआ था। विचार जो है जॉन ड्यूई के माध्यम से दिया गया था और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है दोस्तों आपके W.H. किलपैट्रिक। और क्रिया के द्वारा समन्वय स्थापित करके स्वाभाविक वातावरण के समक्ष कार्य को क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है। यहां तक आपको समझना है दोस्तों। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि आपको प्रोजेक्ट कैसे मिलते थे। जैसे प्रोजेक्ट आपको मिलते थे वही प्रोजेक्ट विधि है। अध्यापक आपको प्रोजेक्ट देता था और हम प्रोजेक्ट बना करके विद्यालय में जमा करवाते थे। बस उसी को ध्यान में रखना है। थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी वो अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिका में इसका विस्तार हुआ था, जॉन ड्यूई के द्वारा इसका विचार दिया गया और W.H. किलपैट्रिक के द्वारा क्या हुआ? इसका प्रतिपादन किया गया। दोस्तों, विधियों के प्रतिपादकों के नाम याद रखना बेहद जरूरी है और थोड़े मुश्किल से है, इसलिए इनको बार बार बोला करो। जब भी विधि का नाम आए, प्रोजेक्ट विधि की चर्चा हो, तो तुरंत बोला करो कौन सी? किलपैट्रिक वाली प्रोजेक्ट विधि। तो इससे आपको क्या होगा? याद होगा। अब दोस्तों, इस विधि को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अब देखिए परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जिसने इस प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किया था उन महोदय का नाम था किलपैट्रिक। क्या नाम था दोस्तों? W.H. किलपैट्रिक। अब ये किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं? देखिए, इन किलपैट्रिक महोदय का विचार देखिए। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं इस प्रोजेक्ट विधि के बारे में कि जो प्रोजेक्ट विधि जो है वो एक प्रकार का उद्देश्यपूर्ण कार्य है। ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य है। क्या है दोस्तों? ये प्रोजेक्ट जो है वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे बालक लगन के साथ, किसके साथ दोस्तों? जिससे बालक कार्य है जिसको विद्यार्थी लगन के साथ, मन के साथ, लगन के साथ समाज के सापेक्ष रह करके, कहा? समाज के सापेक्ष पूर्ण करता है। क्या करता है दोस्तों? पूर्ण करता है। अर्थात प्रोजेक्ट जो है W.H. किलपैट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि के बारे में कि प्रोजेक्ट जो है वो एक प्रकार की उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रोजेक्ट जो होता है कोई ना कोई उसका निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य को लेकर के क्या दिया जाता है? बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट के कार्य को बालक अपने मन से,
अपनी लगन से कहां पूरा करता है, समाज के सापेक्ष एक सामाजिक वातावरण में रहकर के उस प्रोजेक्ट के कार्य को क्या करता है, वो पूर्ण करता है। बच्चों को जो भी कार्य मिलेगा वो एक तो उसका उद्देश्य निश्चित होगा, बिना उद्देश्य के शिक्षण संभव नहीं है। शिक्षण में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हमेशा किसकी होती है दोस्तों, उद्देश्य से। छोटी छोटी बातें याद रखो, उद्देश्य, शिक्षण जहां शब्द जुड़ेगा वहां उद्देश्य पूर्ण हो गई होगा, बिना उद्देश्य के शिक्षा में कुछ भी नहीं होता। तो इसके अंदर भी जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, एक उद्देश्य के साथ में क्या दिया जाता है, कार्य दिया जाता है। इसी कार्य को विद्यार्थी अपने मन से, अपनी लगन से समाज के सापेक्ष रह करके क्या कर देता है गुरुजी, पूर्ण कर देता है। दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पे किलपेट्री के अलावा दूसरे एक महोदय की बात करते हैं जिनका नाम है दोस्तों पारकर। क्या नाम है दोस्तों, पारकर। देखिए ये पारकर महोदय प्रोजेक्ट विधि के बारे में क्या कहते हैं। परिभाषाएं हल्की हल्की इनके शब्दों को याद रखा करो तो वैसे ही आपको क्या रह जाएगी, याद रह जाएगी। देखिए ये पारकर महोदय क्या कहते हैं। पारकर महोदय का विचार है इसके बारे में कि ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये एक प्रकार की एक क्रिया इकाई है। ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये क्या है, यह एक प्रोजेक्ट यह एक क्रिया विधि है। यह एक क्या है दोस्तों, क्रिया विधि है। यह एक क्या है, क्रिया विधि है। यह एक क्या है दोस्तों, क्रिया विधि है जिससे यह है जिससे विद्यार्थियों यह एक क्रिया विधि है जिसे विद्यार्थियों को योजना एवं उद्देश्य, यह एक क्रिया विधि है जिसे विद्यार्थियों को योजना में उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए जिसे विद्यार्थियों को योजना, यह एक क्रिया विधि है जिसे विद्यार्थियों को योजना व उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, उत्तरदायी बनाया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार की क्रिया इकाई है। क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार की वह क्रिया विधि है जिससे विद्यार्थियों को योजना एवं उद्देश्य निर्धारित करने के लिए इसका क्या बना, उससे उत्तरदायी बनाया जाता है। अर्थात एक प्रकार की ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को जो उद्देश्य दिया गया है वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या बनाएगा, योजना बनाएगा। इस उद्देश्य और योजना को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, इसको उत्तरदायी माना जाता है। किसको, प्रोजेक्ट को, कि बच्चा उद्देश्य की योजना तभी सफल रूप से बनाया जाएगा जब उसे क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट। तो ये कहता है कि प्रोजेक्ट विधि एक प्रकार की क्रिया विधि है। कैसी क्रिया विधि है, जो विद्यार्थियों को उद्देश्य एवं योजनाओं को क्या करती हैं, निर्धारित योजना एवं उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। किसको निर्धारित करने के लिए दोस्तों, तो दो शब्द याद रखो इसके अंदर, योजना और उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए। और पहली वाली परिभाषा जो किलपेट्रिक महोदय ने दी है उसके अंदर याद रखो कि ये एक प्रकार की उद्देश्यपूर्ण कार्य, एक एक लाइन याद रखो कि यह उद्देश्यपूर्ण कार्य है। किसने कहा, किलपेट्रिक ने। यह एक क्रिया विधि है, किसने कहा, पारकर ने। इन दोनों के अलावा एक शिक्षा शास्त्री और हुए दोस्तों, उनकी परिभाषाएं अपन पढ़ते हैं और उस महोदय का नाम है दोस्तों स्टीवेंसन। क्या नाम है, स्टीवेंसन। अब देखिए स्टीवेंसन महोदय क्या कहते हैं इसके बारे में। बहुत अच्छी परिभाषा दी है, सबसे सटीक और सबसे सिंपल परिभाषा दी है इन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट विधि जो है वह एक प्रकार का क्या है, समस्या मूलक कार्य है। यह प्रोजेक्ट विधि क्या है, समस्या मूलक कार्य है। एक प्रकार का समस्या मूलक कार्य है। क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार का समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में, जो मैंने पहले बात बताई थी वही इन महोदय ने की है, जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में
क्या किया जाता है, इसे स्वाभाविक परिस्थिति में पूर्ण किया जाता है। अर्थात इनका कहना है कि ये जो है एक प्रकार की समस्या मूलक कार्य है, अर्थात इसमें कुछ न कुछ प्रकार की क्या आती है, समस्याएं आती है। इसी समस्याओं को निपटाने के लिए क्या दिया जाता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और बच्चे अपने स्तर पर उस समस्या का क्या करके लाते हैं, समाधान करके लाते हैं। तो इनका मानना है कि समस्या मूलक कार्य है एक प्रकार का, जिसे क्या किया जाता है, वास्तविक परिस्थिति में क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। किसके साथ, क्रिया के साथ में समन्वय स्थापित करके। तो ये तीन परिभाषा हो गई अपनी। किलपैट्रिक ने क्या कहा था, प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण कार्य है। पार्कर ने क्या किया कि यह एक प्रकार की क्या है दोस्तों, क्रियाविधि है। और स्टीवेंसन क्या कहते हैं, यह किसके लिए उत्तरदायी है, तो बात करें समस्या मूलक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थिति में क्या किया जाता है, पूर्ण। तो इनके लिए यह लाइन याद रखनी है आपको, यह समस्या मूलक कार्य है। उद्देश्यपूर्ण कार्य किलपैट्रिक, क्रियाविधि है पार्कर, समस्या मूलक कार्य है स्टीवेंसन। ये तीन परिभाषा तो यहां तक पूरी होती है दोस्तों। पर एक परिभाषा और आती है जो मैं आपको ऊपर लिखा देता हूं, है ना, एक बार प्रोजेक्ट विधि को साफ करके। तो यहां आप थोड़ी सी एक परिभाषा हल्की सी दिमाग में और रखना। एक महोदय हुए जिनका नाम है बेलार्ड। क्या नाम है दोस्तों, बेलार्ड। ये सारे शिक्षाविद भारत के बाहर से हैं। बेलार्ड महोदय ने भी बहुत अच्छी भाषा दी थी। इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जो है एक प्रकार का एक यथार्थ जीवन का एक भाग है, अर्थात वास्तविक जीवन का क्या है, एक भाग है। ये प्रोजेक्ट विधि जो है क्या है दोस्तों, यथार्थ जीवन का एक भाग है। यथार्थ मतलब वास्तविक, यथार्थ जीवन का क्या है दोस्तों, एक भाग है। यथार्थ जीवन का क्या है, एक भाग है, यथार्थ जीवन का भाग है। यह बात किसने कही थी, बेलार्ड ने कही थी कि यथार्थ जीवन का क्या है, एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। प्रदान क्योंकि ये विद्यालय से बनती है, तो क्या कहा कि ये जो है जो कहां प्रदान किया जाता है दोस्तों, तो विद्यालय में, जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। 2 बार यहां की परिभाषा पूछी हुई है इसमें से, है ना, याद रखना। 2 बार यहां से परिभाषाओं से प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए मैंने परिभाषाएं आपको सारी लिखाई कि बेलार्ड ने क्या कहा था कि यह यथार्थ जीवन का भाग है। ये बेलार्ड की परिभाषा सीटेट में पूछी हुई है। ये बेलार्ड ने क्या कहा था कि यह यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अब देखिए 4 ही परिभाषाओं को थोड़ा सा अपन संक्षिप्त में याद करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे साथ साथ दो रही है ना, कि सबसे पहले किलपैट्रिक ने क्या कहा था कि प्रोजेक्ट क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण है। उसके बाद में अपने कौन से महोदय, पार्कर ने क्या कहा कि ये एक प्रकार की क्या है, इकाई क्रिया है, इस क्रियाविधि है। इसके बाद स्टीवेंसन महोदय आए, तो स्टीवेंसन महोदय ने क्या किया, ये एक समस्या मूलक कार्य है। और उसके बाद में कौन आए, बेलार्ड महोदय आए, तो बेलार्ड महोदय ने क्या कहा कि ये यथार्थ जीवन का एक भाग है। तो दोस्तों ये थी परिभाषाएं, इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका आगे वाला मैटर। परिभाषाएं यहां पे अपनी पूर्ण होती है। तो 4 प्रकार की परिभाषाएं अपन ने यहां पे पढ़ ली। बेलार्ड की पढ़ी, किलपैट्रिक की पढ़ी, उसके बाद में पार्कर की पढ़ी, और उसके बाद में अपने स्टीवेंसन की पढ़ी। देखिए प्रोजेक्ट हम सारी विधियों को बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि 50 नंबर चयन कराने के लिए बेहद खास होते हैं। जितना जरूरी अपन को होगा उतना जरूरी अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और शिक्षण विधियों में याद रखने जैसा कुछ भी ना होता है, सब कुछ क्या होता है, समझने जैसा होता है। तो यह होता है आपके प्रोजेक्ट विधि की परिभाषाएं पूर्ण। अब अपन बात करते हैं कि कोई सी भी विधि हो उसके गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, लेकिन गुण और दोष को अपन क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं सोपान, कि इस विधि को प्रयुक्त करने से पहले कौन कौन से सोपान जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, कौन कौन से सोपानों का प्रयोग किया जाता है। उन सोपानों को कहते हैं प्रोजेक्ट विधि के क्या है दोस्तों, सोपान। प्रोजेक्ट विधि के सोपान क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के सोपान, या इसे अपन कार्य विधि भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है ना, किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो सोपानों की बात करें, कौन कौन से सोपान होते हैं, सोपान का मतलब स्टेप क्या क्या होती है। तो दोस्तों 6 प्रकार के स्टेप इसके अंतर्गत बताई गई है। कितने प्रकार की,
6 प्रकार की। तो 6 प्रकार के स्टेपों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये याद रख लो कि प्रोजेक्ट विधि के सोपान कितने होते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के सोपान पूछे जाए तो प्रोजेक्ट विधि के सोपान कितने होते हैं? 6। तो सबसे पहले आता है अपना कार्यक्रम। क्या आता है दोस्तों? सबसे पहला सोपान आता है आपका कार्यक्रम। कार्यक्रम कार्यक्रम बनाना, या इसे इस कार्यक्रम को परिस्थिति निर्माण भी कहते हैं। देखिए 2 चीजें आएंगी यहां पे, ध्यान रखना, मैं बहुत ध्यान से समझाने वाला हूं। परिस्थिति निर्माण, यहां कुछ किताबों में आपको परिस्थिति निर्माण अलग से सोपान दिया हुआ होगा, वो नहीं है। परिस्थिति निर्माण और कार्यक्रम दोनों एक साथ हैं। तो कार्यक्रम जब से पहली बार इस प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाएगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा कि किस विषय के ऊपर ऐसा क्या चीज आ गई है, ऐसा क्या समस्या उत्पन्न हो गई है हमारे सामने, तो उसके लिए हम क्या दें? बच्चों को प्रोजेक्ट दें। अब इसके लिए क्या करेंगे? गुरुजी की सबसे पहले कार्यक्रम का निर्माण करेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे विद्यार्थी प्रोजेक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए या विद्यार्थी को प्रोजेक्ट दिया जा सके। तो सबसे पहला सोपान जो आएगा अपना क्या आएगा दोस्तों? कार्यक्रम या परिस्थिति का निर्माण। दूसरे नंबर पे आएगा वो होगा आपका परिस्थिति निर्माण। देखिए दोनों में फर्क है। दूसरा क्या होगा आपका? परिस्थिति निर्माण। पहला परिस्थिति निर्माण था, दूसरा होगा आपका परिस्थिति निर्माण। इस परिस्थिति निर्माण को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट का चयन करना भी कहते हैं। इसमें बालक क्या करते हैं? जो प्रोजेक्ट गुरुजी लेकर के आए थे बहुत सारे, उसमें से एक प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? वो चयन करेंगे। प्रोजेक्ट चयन कह दो या फिर आप परियोजना का चयन कह दो, दोनों एक ही बात है। तो दूसरे नंबर पर क्या करेंगे? परिस्थिति का निर्माण, अर्थात जो कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया था कि इन विषय पे हमें प्रोजेक्ट देना है, अब दूसरे नंबर पर बालक क्या करेंगे? अपने अपने विषय का जो अच्छा उनको लगेगा उस विषय का वो क्या उठा लेंगे? उस बिंदु का वो क्या उठा लेंगे? प्रोजेक्ट उठा लेंगे। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट उठा लेंगे तो क्या होगा? क्रियान्वय। क्या होगा? क्रियान्वय। तो तीसरा जो सोपान आता है वो आपका कौन सा आता है दोस्तों? क्रियान्वय। या इस क्रियान्वय को अपन क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्ट निर्माण। अब बच्चे क्या करने लगेंगे? उस प्रोजेक्ट का निर्माण करने लगेंगे या प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे। तो तीसरा सोपान आपका कौन सा हो गया? क्रियान्वय। और तीसरे नंबर पर आता है उद्देश्य निर्माण। क्या आता है दोस्तों? उद्देश्य निर्माण, अर्थात उद्देश्य का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य बनाए जाएंगे कि किस उद्देश्य के लिए जो है हमने ये प्रोजेक्ट कार्य बालकों को दिए हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा आपका? उद्देश्य निर्माण। पहला परिस्थिति का निर्माण करना या फिर कार्यक्रम का निर्माण, दूसरे नंबर पर आ गया आपका पारिस्थितिक निर्माण, तीसरे नंबर पर आएगा क्रियान्वयन, चौथे नंबर पर उद्देश्य निर्माण कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो योजना बनाना। दोनों एक ही बात है ना? क्या होगी दोस्तों? योजना बनाना। अब इस योजना बनाने के बाद में यदि अपन बात करें चौथे नंबर पर उद्देश्य निर्माण, उद्देश्य निर्माण के बाद में योजना बनाना, और जैसे ही इनकी योजनाएं बन जाती हैं तो फिर उसका क्या किया जाएगा? मूल्यांकन। क्या किया जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन। तो पांचवें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? मूल्यांकन की परीक्षा। मूल्यांकन होने के बाद में किस बच्चे ने इस प्रोजेक्ट में कितना अच्छा कार्य किया है उसके लिए उनका क्या हो जाएगा? लेखा जोखा रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? लेखा जोखा रखा जाएगा, जिसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें एक ही है। इसको अभिलेख भी कहते हैं, अभिलेख भी कहते हैं। तो ये लेखा जोखा, रिकॉर्ड, अभिलेख भी कहते हैं इसको। तो ये 6 प्रकार के क्या हो गए दोस्तों? अभिलेख संधायन है ना, याद रखना। तो ये हो गया आपका पहला सोपान। क्या है? कार्यक्रम या परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका? परिस्थिति का निर्माण करना या फिर प्रोजेक्ट का क्या करना? चयन करना। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका क्रियान्वय करना या प्रोजेक्ट का निर्माण करना, एक ही बात है। उद्देश्य पूर्ण, चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका उद्देश्य निर्माण करना या फिर योजना का बनाना। पांचवें नंबर पे आएगा आपका मूल्यांकन, और छठे नंबर पे आ जाएगा उसका लेखा जोखा रखना या फिर रिकॉर्ड रखना। तो ये 6 प्रकार के जो है सोपान इसके अंतर्गत आपके बताए गए हैं। 6 प्रकार के सोपान। इन सोपानों को क्रम से नियमों के साथ में याद रखना, क्योंकि मैंने यह एक्स्ट्रा नाम इसलिए लिखा है कि बहुत सारी किताबों के अंतर्गत अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए आपके सोपान। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट।
सोपान हो गए, यहां पे परिभाषाएं हो गई। अब बात करते हैं सिद्धांतों की कि इस प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट विधि के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जाता है गुरुजी की जितना कि ये अमेरिका में विकसित हुई है, विचार जॉन डीवी ने दिया, और किलपेट्रिक जो है इसके प्रतिपादक हैं। और इसके बाद में यह बता दिया जाएगा कि प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं, 2-4 गुणदोष लिखा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है सोपान, उसके बाद अपन एक नई चीज और पढ़ रहे हैं, उसका नाम है सिद्धांत। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत क्या क्या है। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। कहीं भी किसी भी किताब में या कहीं भी ये सिद्धांत पढ़ाए नहीं गए, और सिद्धांत से अभी तक 3 बार प्रश्न आ गए हैं। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इनके नियम क्या क्या होते हैं। सिद्धांत की यदि अपन बात करें, प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत, तो प्रोजेक्ट विधि का जो सबसे पहला सिद्धांत होता है, सबसे फर्स्ट सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों रोचकता। क्या नाम है? रोचकता। अर्थात प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए? एकदम रोचक होना चाहिए, एकदम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बच्चे लेते ही क्या हो जाएं? सक्रिय हो जाएं। बच्चे ऐसा नहीं हो कि प्रोजेक्ट मिलते ही क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाएं। ऐसा नहीं है कि वो सोचने लगे कि ये क्या दे दिया गुरुजी ने। हाँ, उनका माथा नहीं जड़ना चाहिए। उस बच्चे को क्या हो जाए? एकदम उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाना चाहिए? इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या आ गया दोस्तों? आपका रोचकता। दूसरे नंबर पर आता है प्रयोजना। प्रयोजना या प्रोजेक्ट, प्रयोजना या प्रोजेक्ट के उद्देश्य। प्रोजेक्ट उद्देश्य अर्थात जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हो उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। निरुद्देश्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर निरुद्देश्य है तो वो क्या नहीं कहलाएगा गुरुजी? प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा आपका। तो अपन कह सकते हैं कि रोचकता, रोचकता के बाद में जो दूसरा आता है वो क्या है? प्रयोजना का उद्देश्य। तीसरा आता है क्रियाशीलता। प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी भी सक्रिय रहें और उसके साथ में गुरुजी जो हैं उनके शिक्षार्थी के साथ में जो शिक्षक हैं वो भी क्या रहें दोस्तों? क्रियाशील रहें। तो तीसरा सिद्धांत आपका क्या होगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहले रोचकता का सिद्धांत, दूसरे नंबर पर आता है कि प्रयोजना का उद्देश्य का सिद्धांत, और तीसरे नंबर पर आता है आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है आपका वास्तविकता। वास्तविकता या फिर कह सकते हैं यथार्थ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? यथार्थ का सिद्धांत। वास्तविकता या फिर किसका सिद्धांत? यथार्थ का सिद्धांत। अर्थात जो प्रोजेक्ट दे रहे हो वो कैसे होने चाहिए? काल्पनिक नहीं होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। जब तक वास्तविक प्रोजेक्ट नहीं होंगे तब तक बच्चे उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि काल्पनिक प्रोजेक्टों के ऊपर बच्चे कितनी भी मेहनत कर ले उसका सुनियोजित परिणाम कभी भी हमें प्राप्त नहीं होता है। तो एक अच्छे परिणाम के लिए कैसा प्रोजेक्ट देना चाहिए बालकों को? जो वास्तविक हो, और जो प्रोजेक्ट कैसा हो दोस्तों? यथार्थ हो, बिल्कुल सही हो। इसके बाद में आता है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। कौन सा आता है? सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। अर्थात प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो, अर्थात समाज ने उसको स्वीकार कर लिया हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसको समाज स्वीकार कर सकता हो। ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों को देना चाहिए जो समाज के लिए क्या हो? उपयोगी हो। यानी कि ऐसा जो अनुपयोगी प्रोजेक्ट कभी बालकों को नहीं देना चाहिए, जिससे अनुपयोगी प्रोजेक्ट देने से बालकों का क्या होता है गुरुजी? केवल और केवल मानसिक हास होता है, मानसिक नुकसान होता है। वो बुद्धि स्तर से ऐसे ही परेशान होते हैं, उनका परिणाम कुछ भी खास नहीं आता। तो कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए? समाज उपयोगी प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो सामाजिक उपयोगिता का क्या होता है दोस्तों? सिद्धांत होता है। उसके बाद में अपन बात करें तो आगे वाला आता है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत। कौन सा? स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों? स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत कहता है कि बालकों को प्रोजेक्ट देने के लिए या प्रोजेक्ट लेने के लिए स्वतंत्र रखा जाए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी लाकर के थोप दे कि ना ये तुझे करना है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि प्रोजेक्ट विधि का पहला नियम ही यही है कि गुरुजी बहुत सारे प्रोजेक्ट लाएंगे, उसमें से बच्चे को जो अच्छा लगेगा, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट होगा, वो बच्चा क्या करेगा? उसमें से एक विषय अपना सिलेक्ट कर लेगा। तो आपको कभी भी बच्चों के ऊपर क्या नहीं डालना है? बोझ नहीं डालना है।
तो स्वतंत्रता का सिद्धांत इसके ऊपर काम करता है। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर बालक की रुचि अलग अलग होती है, हर बालक की जिज्ञासा भी अलग अलग होती है, हर बालक अपने अपने हिसाब से तर्क करता है, हर बालक अपने अपने हिसाब से सोचता है, वो चिंतन मनन भी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार करता है। जब सब बालक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट भी उनको अपनी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए। वो उसी विषय को चुनेंगे जिनके ऊपर उनकी रुचि होगी, जिन पे वो चिंतन कर सकते हैं, जिन पे वो मनन कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो तर्क कर सकते हैं। तो ऐसा विषय वो कब चुनेंगे? जब उनके अंदर क्या आ जाएगी? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इसके ऊपर काम करता है कि बालक वही प्रोजेक्ट को चुनेगा जिसके अंदर उसका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद में कौन सा सिद्धांत आता है दोस्तों? आपके व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद में एक सिद्धांत और बनता है, वो होता है अनुभवशीलता का सिद्धांत। अनुभवशीलता का सिद्धांत। अनुभवशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि जब बालक को प्रोजेक्ट दे दिया गया है, बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया गया है, तो बच्चा क्या करेगा? उससे अनुभव प्राप्त करेगा। अधिगम करने के बाद में क्या प्राप्त करेगा? अनुभव प्राप्त करेगा। और वो अनुभव कौन से होंगे? समाज उपयोगी होंगे, जो उसके जीवन में आने वाली सामाजिक समस्याओं को दूर करने में क्या आएगा? काम आएगा। तो बालक जो अधिगम करेगा वो कौन सा होगा? अनुभव जैसा होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, जो उसके आगे के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं उसके लिए उपयोगी बनेगा। तो दोस्तों ये थे मोटे मोटे तौर पर आपके क्या है? प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत। सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका? रोचकता। क्या आता है दोस्तों? रोचकता। रोचकता सबसे पहला सिद्धांत है आपका, रोचकता। रोचकता के बाद में आता है आपका प्रयोजना या उद्देश्य। तीसरे नंबर पर आता है आपकी क्रियाशीलता। चौथे पे आता है वास्तविक अर्थात यथार्थ का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत या व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो और आता है अंतिम में अनुभवशीलता का सिद्धांत। यह मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? आपके इसके सिद्धांत है। तो एक बार सिद्धांत का भी आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे आपके क्या होते हैं? प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। अब अंतिम चरण में अपन चलते हैं गुण और दोष, जो अपन को हर विधि के याद रखने कंपलसरी होते हैं। गुण एवं दोष कि कौन कौन से गुण जो है इन विधियों के होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं। अपन विस्तृत तरीके से जितने गुण पढ़ सकते हैं उतने उनके गुण क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और गुण भी पढ़ेंगे। दोष तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गुणों की कि कौन कौन से गुण जो है प्रोजेक्ट विधि के होने चाहिए। तो आप हेडिंग लगा दीजिए कि प्रोजेक्ट विधि के गुण। क्या लगाइए दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि के प्रोजेक्ट विधि के गुण। प्रोजेक्ट विधि के गुण। देखिए आज पूरा लिखवा करके पढ़ा रहा हूं मैं आपको बिल्कुल साफ तरीके से, तो आप अच्छे से अच्छे इसको याद रखिए। गुण की बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिटी इस प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत होती है, बच्चों को इसका क्या क्या फायदा होता है। यदि अपन गुण की बात करें तो सबसे पहला जो गुण होता है इसके अंदर वो होता है दोस्तों श्रम प्रधानता का गुण। कौन सा होता है? देखिए आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे गुण है। श्रम प्रधानता का गुण। यह श्रम प्रधानता का जो गुण है वो क्या कहलाता है? वो क्या करता है कि बालक को जो प्रोजेक्ट मिलेगा उस पर वो स्वयं क्या करेगा? मेहनत करेगा। क्या करेगा दोस्तों? मेहनत करेगा। स्वयं मेहनत करके सीखेगा, उसके ऊपर हार्ड वर्क करने की कोशिश करेगा। तो बालकों को ये जो विधि है वो किसके लिए भी प्रेरित करती है? कोशिश करने के लिए, श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए क्या करती हैं? अभिप्रेरित करती है। इसको कहते हैं कि श्रम प्रधानता या फिर श्रम महानता का गुण। ये जो विधि है वो कौन सी है? श्रम प्रधान विधि है। इसके बालक शारीरिक रूप से भी मेहनत करता है और मानसिक रूप से भी क्या करता है? उसके अंदर मेहनत करता है।
दूसरे नंबर पर अपन बात करें श्रम प्रधानता के बाद, तो ये विधि पुस्तकीय तो छोटे छोटे दोस्त अपन पढ़ेंगे भी नहीं, जो आपको याद है वो। तो ये क्या करेगा, पुस्तकीय शिक्षण जो होता है, पुस्तकीय शिक्षण जितना भी होता है, जो पुस्तक के द्वारा शिक्षण कराया जाता है, पुस्तक शिक्षण के दोषों से मुक्त, अर्थात कोई विषय ऐसा है जिसको प्रोजेक्ट देकर के पढ़ाया जा रहा है और उसको यदि व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता तो बच्चों को क्या होता, कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में दिक्कत होती, कहीं ना कहीं उसको समझने में दिक्कत होती, हो सकता है कि उसको समझ में आए या ना आए। तो ये एक प्रकार का दोष है। जब बच्चे को प्रोजेक्ट मिल गया तो बच्चा क्या करेगा, स्वयं करके सीखेगा, अपने हिसाब से करके सीखेगा। और जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो उसका अनुभव भी कैसा होगा, अच्छा होगा। और पुस्तकीय शिक्षण के अंदर जो दोष होते हैं कि किताब पढ़ाते वक्त कोई टीचर ज्यादा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, बुरा पढ़ा रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, यानी कि शिक्षक का और शिक्षण के अंदर शिक्षक और पुस्तक दोनों के अंदर कोई दोष है तो इसका प्रभाव इस विधि के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह विधि किसके द्वारा की जाती है, बालक स्वयं करके सीखता है। तो दूसरा गुण कौन सा हो गया दोस्तों, आपके पुस्तकीय शिक्षण दोषों से मुक्त यह शिक्षा होती है। इसके बाद में अपन बात करें तो तीसरे नंबर की इसके ऊपर तीसरे गुण की यदि बात करें, तीसरा गुण आता है आपका सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन प्रशिक्षण अर्थात ये विधि बालक को सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण देती है। अर्थात इस विधि के अंदर बालक क्या करेगा, जब ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर बैठ करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कतें भी आएगी, सामाजिक वातावरण का भी मतभेद होगा, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के वातावरण होंगे। तो उन अलग अलग प्रकार के वातावरण में ये बालक क्या करेगा, अपनी अपनी गति से उसमें समायोजन करने की कोशिश करेगा। अर्थात समाज की विभिन्न परिस्थितियों में वो रहना सीखेगा, अलग अलग जैसे बालकों के साथ में रहेगा, अलग अलग जगहों पर रहेगा, अलग अलग स्थानों पर उसको इस प्रोजेक्ट कार्य को करने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर वो कार्य करेगा तो उसके अंदर कौन सा प्रशिक्षण भी साथ साथ में हो रहा है, समाज में कॉम्प्रोमाइज करने का, समाज के अंदर समायोजन करने का की ताकत की ट्रेनिंग भी इस विधि के द्वारा बालकों को दी जाती है। तो तीसरा जो मुख्य गुण कौन सा है इसका, सामाजिक समायोजन का क्या दिया जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद में बात करें तो चौथे नंबर पर आता है वो है कि वास्तविक शिक्षण। क्या बात करें दोस्तों, वास्तविक या फिर यथार्थ शिक्षण इस विधि के द्वारा दिया जाता है। वास्तविक या फिर यथार्थ शिक्षण, आगे वाला गुण कौन सा है, इस विधि के द्वारा बालकों को वास्तविक गुण बताया जाता है, रियल शिक्षण दिया जाता है, रियल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि बच्चा स्वयं कर करके सीखता है। तो जो पदार्थ उनको प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, जो विषय बिंदु उनको प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिकली उनकी जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उनसे रिलेटेड फैक्ट जो होते हैं बिल्कुल सही होते हैं, सत्य होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किसके ऊपर काम करती है, वास्तविक एवं यथार्थ शिक्षण के ऊपर काम करती है। आगे वाले गुण की बात करें तो ये बालकों के अंदर स्वमूल्यांकन की भावना का विकास करती है, क्योंकि बालक जब प्रोजेक्ट करेगा तो उसका मूल्यांकन भी वो खुद करेगा बीच बीच में। तो स्वमूल्यांकन की भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। स्वमूल्यांकन की भावना का विकास भी इस विधि से होता है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इस प्रोजेक्ट विधि में, यार ये वायर ऐसे कैसे लग गया, ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, ये पानी ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा है, तो क्या करोगे आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना मूल्यांकन स्वयं करोगे। हाँ ये ठीक हो गया, इसके अंदर ये होता तो और भी अच्छा हो सकता था। तो आप नया नया रूप देने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पे हमने रेड कलर भर दिया, थोड़ा सा डार्क ग्रे और भर दूं तो और अच्छा लगेगा। तो ये क्या कर रहे हो, अपने आप का मूल्यांकन स्वयं कर रहे हो। तो स्वमूल्यांकन की भावना का जो भी क्या होता है दोस्तों, इससे इसका निर्माण होता है। इसके बाद में इसका बात करें तो ये एकमात्र ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है। क्या है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत। अब ये कैसे है, क्योंकि जब बालक प्रोजेक्ट का कार्य करता है तो खाली उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसको विभिन्न चरणों में गुजरना पड़ता है। जब उसको विभिन्न चरणों के अंदर गुजरता है गुरुजी, तो क्या करता है कि नए नए स्थानों पे जाएगा, और जब नए नए स्थानों पे जाएगा तो उसको अनुभव भी नए नए होंगे। एक चीज को सीखते सीखते वो कितनी अन्य चीजें सीख जाएगा जिसको उसको अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए तो क्या दिया जाता है, बालकों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान जो हो वो विस्तृत हो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि
ऑल ऑफ डेवलपमेंट हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, चारों ओर से, है ना, चहुमुखी विकास हो बालक का, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। तो इसका एक जो गुण है वो कौन सा है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत। अब ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के बाद में अपन बात करें तो इसके साथ में बालक का चरित्र निर्माण भी तो करती है ये विधि। क्या करती है, चरित्र निर्माण। अब चरित्र निर्माण कैसे करती है, देखिए, बालक जब प्रोजेक्ट का कार्य करता है तो बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठता है, बड़ा ध्यान मुक्त होकर के बैठ रहा है, तो उसको लाइफ के प्रति सिखाया जा रहा है कि जो काम आपका मूल्यवान है, जो काम आपका खास है, उसको पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ किया करो। तो बालक हर काम को ध्यान लगा करके करने की कोशिश करेगा। तो बालक का चरित्र निर्माण हुआ या नहीं। बालक जब समूह में रहकर के प्रोजेक्ट का कार्य करेगा तो दूसरे लोगों से अच्छे ढंग से बात करने सीखेगा, उनका जो मेल जोल का भाव है वो बढ़ेगा, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना है वो बढ़ेगी। तो बालकों का चरित्र निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से बालक का क्या होता है दोस्तों, चरित्र का निर्माण भी होता है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट विधि है वह एक प्रकार की प्रयोगात्मक शिक्षण है। ये तो खेल सिंपल सी बात हो गई, प्रयोगात्मक शिक्षण है। प्रोजेक्ट कार्य है तो जाहिर सी बात है कि प्रयोग हो गई होगा। तो ये एक प्रकार का क्या है, आपका प्रयोगात्मक शिक्षण है। प्रोजेक्ट विधि का एक गुण ये भी है दोस्तों, क्या है, प्रयोगात्मक शिक्षण। अब इंपॉर्टेंट बात अपन करें तो यह विधि जो निम्न बुद्धि के, निम्न स्तर के बालक, स्तर का मतलब बुद्धि से है अपना, है ना, जो निम्न स्तर के बालक होंगे, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, जो निम्न स्तर के बालक होंगे, जो निम्न स्तर के बालकों, निम्न स्तर के बालकों के लिए उपयोगी यह विधि निम्न स्तर के बालक, जिनकी बुद्धि कम होगी, वो भी इंटरेस्ट तो लेंगे क्योंकि उनका प्रोजेक्ट कार्य मिलेगा तो उनको डर नहीं रहेगा कि ये बच्चा क्या कहेगा, गुरुजी क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। तो बच्चा अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उसको क्या करता रहेगा, स्वतः सीखता रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि निम्न स्तर के बालकों के लिए भी ये क्या है, उपयोगी है, या पिछड़े बालकों के लिए भी ये क्या है, ये विधि उपयोगी है। इसके बाद में एक इनका गुण आता है, वो सिंपल सा गुण है, व्यवहारिकता। क्या गुण आता है दोस्तों, व्यवहारिकता। बहुत अच्छा गुण है ये भी। बालकों के अंदर व्यवहार भी इसके अंतर्गत उत्पन्न होता है, क्योंकि जब वो समूह में रहकर के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर व्यवहार भी आएगा। इसके बाद में जो मेन गुण आता है कि इस विधि से बालकों में तर्क करने की, चिंतन करने की, मनन करने की, या अपन कह सकते हैं चिंतन, मनन, तर्क, अन्वेषण करने की तर्क, चिंतन और मनन और अन्वेषण शक्तियों का क्या होगा, विकास होगा। शक्तियों का विकास। बालक तर्क भी करेगा, चिंतन भी करेगा, मनन भी करेगा, अन्वेषण करेगा, प्रोजेक्ट के लिए नई नई खोज करेगा, नई नई चीजें जोड़ने की कोशिश करेगा। तो बालक क्या करेगा, उनके अंदर अन्वेषण भी करेगा। तो तर्क, चिंतन, मनन एवं अन्वेषण शक्तियों का क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर विकास भी होता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो पूछा गया प्रश्न, वो उसके लिखा रहा हूं मैं आपको, वो है कि इससे प्रजातांत्रिक थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, प्रजातांत्रिक इससे प्रजातांत्रिक भावना का विकास भी होता है। प्रजातांत्रिक भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास। अब ये कैसे होता है, प्रजातांत्रिक भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। क्योंकि बच्चा जब समाज के सापेक्ष रहकर के कोई भी काम करेगा तो जितना भी काम समाज के सापेक्ष रहकर के होता है उस सब में कामों में क्या होती है दोस्तों, प्रजातंत्र की भावना का विकास होता है। अब ये लाइन भी याद रख लो, जिस जिस विधि में भी यह बात, जहां जहां ये लाइन लिखी हुई आपको मिले, यह काम समाज के सापेक्ष रह करके करता है, जहां जहां जो काम समाज के सापेक्ष रह करके होगा वहां वहां पे प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी विकास होगा। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन आप बिठा दो, क्योंकि सब चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। लाइन जहां पे भी समाज के सापेक्ष बात आ जाए वहां पे प्रजातांत्रिक मूल्य होना अनिवार्य है, कंपलसरी है और होगा ही होगा। तो प्रजातांत्रिक भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास होता है। इसी के साथ में क्योंकि समाज के सापेक्ष रहकर के काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होगा या नहीं होगा, सामाजिक गुणों का विकास। तो बालक के अंदर क्या होता है दोस्तों,
सामाजिक गुणों का विकास भी जो है प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से होता है। बच्चा समाज में रहना सीखता है, लोगों से बात करना सीखता है। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट विधि के अंदर जो क्रिएटिविटी करता है, उनसे अपने जो डेली रूटीन के अंदर जो नई हैबिट्स बनती है, नई आदतों का निर्माण होता है, वो उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी यह विधि करती है। कौन सी विधि दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि। इसके बाद में बात करें तो इसका जो ज्ञान प्राप्त होता है, इस विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्पष्ट एवं अस्थायी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट भी होता है और उसके साथ साथ में क्या होता है? वो स्थायी भी होता है। तो आप ये बात याद रखना कि जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान कैसा होगा? आपका स्पष्ट भी होगा और उसके साथ साथ में क्या होगा? वो स्थायी भी होगा। क्योंकि बच्चा कोई भी काम हो, जब आप स्वयं करके सीखते हो तो वो ज्ञान आपका स्थायी होगा। जैसे सोचिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस पढ़ने के बाद में आपको वो याद रहे ना रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद में वो चैप्टर एक बार आप दूसरों को पढ़ा दीजिए। जैसे ही आपने वो दूसरों को पढ़ा दिया, अब वो आपको दीर्घकाल तक याद रहेगा, क्योंकि आप स्वयं करके सीखे हैं। जब आप इस चीज को स्वयं उतार देते हो, जैसे अब हम ये विधान पढ़ा रहे हैं, ये प्रशिक्षण पढ़ा रहे हैं, तो इनको जब हम पढ़ा के बार बार जब हमारे ये हैबिट में आ गए तो हमको पूरे के पूरे याद हो गए, क्योंकि करके सीखें। जब आप इन चीजों को करके सीखोगे, किसी भी काम को जब प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से करते हैं, तो उसका प्राप्त जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा? स्थायी भी होगा और ज्ञान कैसा होगा? स्पष्ट भी होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वापिस, इसके माध्यम से ये जो विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, इस प्रोजेक्ट विधि से समवाय की बात मैंने पहले ही बताई थी। ये समवाय सिद्धांत पर आधारित शिक्षण होता है। प्रश्न ये आया हुआ है कि समवाय सिद्धांत पर आधारित शिक्षण कौन सी विधि से होता है? उसमें एक विधि का ऑप्शन प्रोजेक्ट विधि भी नाम था दोस्तों। इसलिए याद रखना, समवाय सिद्धांत के आधार पर, समवाय सिद्धांत के आधार पर शिक्षण अर्थात क्रिया करके, समवाय आधार का मतलब क्या? क्रिया करके समन्वय स्थापित करता है। कहां? उचित वातावरण में, समाज में सापेक्ष रह करके, तो वो कहलाता है आपके समवाय सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? शिक्षण। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट गुण है वो ये भी है कि समवाय सिद्धांत के आधार पर क्या होता है दोस्तों? इसका शिक्षण होता है। यह शिक्षण जो होता है वह गृह कार्य मुक्त शिक्षण है। इसमें बालक को गृह कार्य नहीं करना पड़ता है, गृह कार्य मुक्त शिक्षण है। कल अपन ने पढ़ी थी पर्यटन, उसमें वो भी कैसा था? गृह कार्य मुक्त था। तो गृह कार्य मुक्त शिक्षण है ये एक प्रकार का। इस विधि से जो शिक्षण दिया जाता है वो कैसा शिक्षण होता है? आपका गृह कार्य मुक्त शिक्षण होता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखना। एक और बात याद रखना जो खास है, इसमें क्या होता है कि बालक जब प्रैक्टिकली करके काम सीखता है तो उसके हाथों की सफाई हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? हाथों की सफाई हो जाती है। इसे कहते हैं कि हस्त कार्यों में अनुराग उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? हस्त कार्यों में अनुराग, अर्थात उसके हाथ जो हैं बहुत ही सॉफ्ट या इस तरीके से हो जाते हैं कि वो छोटे छोटे पॉइंट या छोटी छोटी वस्तुओं को भी बहुत बारीक जगह से उसको क्या कर सकता है? लगा सकता है। तो हस्त कार्यों में क्या हो जाते हैं? उसके हाथ अनुराग हो जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, अभी तक अपने गुण पूरे नहीं होते हैं। तो ये कुछ गुण हैं जिनको आप याद रखना। श्रम प्रधानता है, पुस्तकीय शिक्षण दोषों से मुक्त होता है यह शिक्षण। इसके बाद में बात करें तो सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण देता है। वास्तविक एवं यथार्थ शिक्षण है एक प्रकार का। स्वमूल्यांकन की भावना का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है। चरित्र निर्माण होता है इससे। ये एक प्रकार का प्रयोगात्मक शिक्षण है। ये निम्न स्तर के बालक, जो पिछड़े बालक होते हैं, उनके लिए भी क्या है? उपयोगी शिक्षण है। व्यवहारिकता का विकास भी इसके अंदर होता है। तर्क चिंतन मनन का विकास इसके अंतर्गत होता है। अन्वेषण शक्तियों का विकास होता है। प्रजातांत्रिक भावना का विकास होता है। सामाजिक गुणों का जो है इसके अंदर विकास होता है। और जो प्राप्त ज्ञान है वो कैसा होता है? आपका स्पष्ट होता है और स्थायी होता है। यह समवाय सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण होता है। और गृह कार्य मुक्त शिक्षण है। और हस्त कार्यों में क्या होता है दोस्तों? अनुराग उत्पन्न होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे के गुण अपन और आगे से पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे के गुण और पढ़ते हैं। अभी बहुत सारे गुण बाकी है दोस्तों। मैं इतने गुण लेकर के आया हूं कि कोई भी गुण बाहर निकल के इससे नहीं पूछा जाए, क्योंकि गुणों को लेकर के यहां से प्रश्न बहुत बार आ गए हैं। तो मैं जितने गुण आपको लिखा सकता हूं उतने गुण मैं इस विधि के आपको बताने वाला हूं। इसके बाहर आपको इस विधि से रिलेटेड तो कुछ पढ़ना भी नहीं है। प्रश्न मिला लेना, भले पूर्व के एग्जाम की परीक्षाओं के सारे यहीं से निकलने वाले हैं आपके।
तो हस्त कार्य के प्रति क्या होता है दोस्तों, अनुराग उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब जितने भी हैं वो छोटे छोटे नियम है। कौन सा गुण है, सबसे पहले बालक स्वयं करके सीखता है, तो अपन कह सकते हैं ना, इसमें बालक क्या करता है, करके सीखना, करके सीखने पर, यह विधि करके सीखने पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, करके सीखने पर आधारित विधि है यह। स्वयं बालक क्या करता है, करके सीखता है। दूसरी बात करें, क्योंकि जब बालक स्वयं करके सीख रहा है, उसके ऊपर स्वयं अनुभव करके सीख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपन भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जब स्वयं करके सीखते हैं तो उसके लिए अपन को बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। और नॉलेज के लिए क्या करते हैं, अपन स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं जानने की इच्छा रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है, स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है उसका भी विकास होता है। किसका, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट माध्यम से। तो ये हो गए दो गुण कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति का क्या होता है, इससे विकास हो जाता है। इसके बाद भी अपन बात करें कि इसके जो स्वाध्याय करके जो बात सीखता है आदमी, ये स्वयं करके जो बात सीखता है, तो उसका अधिगम जो होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। अधिगम कैसा होता है, सरल, बहुत ही सरल अधिगम है प्रोजेक्ट विधि का। जब आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, बड़े इंटरेस्ट से करते हो, तो अपन कह सकते हैं कि इसका अधिगम जो होता है वो कौन सा होता है, सरल तो होता है, लेकिन सरल के साथ साथ रोचक भी होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, प्रोजेक्ट का कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। तो एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कि इसका एक गुण क्या है, इसके अंदर इसका जो अधिगम होता है वो सरल भी होता है, और सरल के साथ में क्या होता है दोस्तों, रोचक भी होता है। एक आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट गुण है, नाम याद रखना ना, नया शब्द है बिल्कुल, वो है संबोधित ज्ञान। क्या है दोस्तों, संबोधित ज्ञान। संबोधित ज्ञान का मतलब होता है कि जो विषय वस्तु मिली है, सिर्फ उसी विषय वस्तु के ऊपर प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हो तो उसी का ज्ञान नहीं, सारे विषयों का ज्ञान जब बालक को होने लगता है, एक विषय का ज्ञान का प्रयोग जब वो दूसरे विषय में करता है, तो वो क्या कर रहा है, संबोधित ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो संबोधित ज्ञान का मतलब होता है कि सारे विषयों के ज्ञान का प्रयोग, जो जो विषय उसके क्षेत्र में काम आते हैं, इन सब का प्रयोग क्या कहलाता है, आपका संबोधित ज्ञान। जब बालक स्वयं करके सीख रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आप जब आपको स्वयं कार्य करके सिखाया जाता है तो आपके अंदर भी आत्मविश्वास आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। तो इस विधि से बालक के अंदर आत्मविश्वास की भी क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। आत्मविश्वास की बात करें तो बच्चा स्वयं करके सीख रहा है, तो आत्मविश्वास के साथ साथ में उसमें आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है। कौन सा एक गुण क्या हो गया फिर इसका, आत्मनिर्भरता। बालक क्या बनता है, आत्मनिर्भर बनता है, स्वयं करके सीखता है, ये आत्मनिर्भर बन जाएगा तो ये इसके जीवन में भी सामाजिक गुणों का विकास भी हो रहा है आत्मनिर्भरता से दोस्तों, आत्मविश्वास से भी हो रहा है और आत्मनिर्भरता से भी हो रहा है। इसके बाद में बालक नेतृत्व की भावना का विकास भी होता है इससे। किसकी भावना का दोस्तों, नेता बनने की भावना का, नेतृत्व की भावना का भी क्या होता है, विकास होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस विधि से नेतृत्व की भावना का, जब बच्चों को प्रोजेक्ट मिलता है और एक बच्चा जब पूरा कर लेता है तो वो आगे बन करके फिर सबको बताने की कोशिश करता है, तो नेता बनने की जो क्वालिटी है वो भी इस विधि के माध्यम से आती है। कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि, जिसे क्या कहते हैं हम गुरुजी, परियोजना विधि भी कहते हैं। तो नेतृत्व की भावना का क्या होता है दोस्तों, विकास, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर एवं नेतृत्व की भावना का क्या होगा, आपका विकास होगा। और इसके बाद में आता है इसके अंदर एक नया, एक अच्छा शब्द है ये भी, भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता, इस विधि के द्वारा बच्चों के अंदर भावनात्मक स्थिरता भी आती है, अर्थात अपने भावों को कंट्रोल करने का जो पावर है वो भी उसके अंतर्गत आता है। तो क्या हो गया दोस्तों, भावनात्मक स्थिरता। अब भावनात्मक स्थिरता से आगे की अपन बात करते हैं तो बच्चों के अंदर यह कार्य रुचिपूर्ण होता है, प्रोजेक्ट का कार्य हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि ये जो शिक्षण होता है वो कौन सा होता है, आपका रुचिपूर्ण शिक्षण। कैसा होता है, रुचिपूर्ण शिक्षण। और जब शिक्षण रुचिपूर्ण होगा और उसके साथ में एक गुण जो सिद्धांत के अंदर भी था, वो क्या है, क्रियाशीलता। इसके अंदर शिक्षक को भी आनंद आता है और इसके अंदर विद्यार्थी को भी आनंद आता है, दोनों सक्रिय रह करके काम करते हैं और सक्रियता के साथ साथ में उनकी सहकारी भावनाओं का भी क्या होता है, विकास होता है। तो एक गुण है इसका सहकारिता, कॉर्पोरेट है ना, सहकारिता भावना का भी क्या होता है, उनका
विकास होता है। इसके साथ साथ जब बच्चा स्वयं करके सीखता है तो वह एक्सीलेंट हो जाता है। इस बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, कुशलता आ जाती है। तो कुशलता जो गुण है वो भी किसका है दोस्तों, आपके इसी विधि का है। और इसके बाद में लास्ट टर्न बनता है वो है आपका, यह एक प्रकार की क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि। और मनोवैज्ञानिक विधि के बाद में एक गुण बचता है कि यह है आपकी बाल केंद्रित। कौन सी विधि है दोस्तों, बाल केंद्रित। बस सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। ये बाल केंद्रित विधि क्या होती है, बाल केंद्रित क्या होता है, बाल केंद्रित का भी थोड़ा सा आप परिचय समझ लीजिए। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बालक की, बाल केंद्रित का मतलब कि बालक की भावना, मनोभावना, अर्थात बालक की मन की भावना, बालक की रुचि और बालक की मनोवृत्ति को ध्यान में रख करके किया गया शिक्षण। मनोवृत्ति अर्थात बालक की मनोभावना, बालक की रुचि और बालक की मनोवृत्ति को ध्यान में रख करके कराया गया शिक्षण कौन सा शिक्षण कहलाता है, बाल केंद्रित शिक्षण। यह भी याद रखना, कभी पूछ ले कि बालक की मनोभावना, रुचि और मनोवृत्ति को ध्यान में रख करके कौन सा शिक्षण कराया जाता है, याद रखना बाल केंद्रित। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षण के लिए असत्य असत्य कथन पूछ ले तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद होना चाहिए, गहराई में मत जाओ, ऊपर ऊपर की बातें याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट गुण। क्या थे, पहला करके सीखने पर आधारित है, ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करती हैं, इससे अधिगम सरल एवं रोचक बनता है, संबोधित ज्ञान का जो है इसके अंदर विकास होता है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर एवं नेतृत्व की भावना का विकास होता है, इसके अंदर भावनात्मक स्थिरता आती है। दूसरी, ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें रुचिपूर्ण शिक्षण होता है, बालक और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और सहकारी भावना का जो है इसके अंदर विकास होता है, कुशलता, और ये क्या है, एक प्रकार की बाल केंद्रित। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके दोष पढ़ते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अंतिम टॉपिक बचता है इसका, वो है इस विधि के दोष, क्योंकि गुण है तो दोष भी होंगे। अब पढ़ते हैं इनके दोष। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, अब जितनी भी विधियां बची है सारी बड़ी बड़ी है ना, हालांकि विधियां सब बड़ी होती है, उनको पढ़ाया बहुत शॉर्ट में जाता है। अब बात करते हैं अपन इनके दोष की। किसके दोष, प्रोजेक्ट विधि के गुण। अब आएंगे आपके प्रोजेक्ट विधि के क्या आ जाएंगे, दोष। प्रोजेक्ट विधि के दोष कौन कौन से होते हैं, तो दोषों की यदि अपन बात करें तो जायज सी बात है, मैं हर बार आपको बताता हूं कि गुण के उल्टे क्या कहलाते हैं, दोष। जो उसके अंदर गुण है उसके आप विपरीत कर लोगे तो उसके क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। अब गुण के विपरीत की बात करें, जब प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, आपको भी पता है जब हमको प्रोजेक्ट मिलता था और गिल्टर पेन का पैकेट खरीद में लाने में इतना जोर आता था कि कैसे लाएं यार, 120 रुपए का आता है ना, उस वक्त आता था। तो ये विधि क्या है, खर्चीली है। इसमें बच्चों को क्या करने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ये विधि कौन सी है दोस्तों, एक प्रकार की खर्चीली विधि है। तो सबसे पहला दोस्त इसका यही हो गया। अब विधि भी खर्चीली है और इसका काम भी क्या चलता है, लंबा चलता है। प्रोजेक्ट एक दिन में पूरा नहीं होता है, 7-7 दिन लगते हैं, 15-15 दिन लगते हैं, महीना भी लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या लगता है दोस्तों, समय भी अधिक लगता है, समय की खपत जो है बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या लगता है, एक सबसे बड़ा दोष क्या हो गया, समय अधिक लगता है। तीसरे नंबर की यदि अपन बात करें कि समय भी अधिक लगता है। चौथा, अब आप बताओ क्या हर विषय का हर टॉपिक प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाया जा सकता है क्या, इम्पॉसिबल है। तो एक दोष इसका ये भी है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम कह सकते हो या फिर सभी विषय यहां अपन कह सकते हैं उनके प्रकरण पाठ इस विधि से शिक्षण असंभव है, नहीं हो सकता है। एक ही विधि के द्वारा सभी विषय के सभी प्रकरण को पढ़ाया नहीं जा सकता। अब देखोगे इतना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट पूरा करने में। बाय द वे कोशिश करके पढ़ा भी दिया जाए तो क्या एक वर्ष भर में पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ा दोस्त ये भी है कि सत्र का जो पाठ्यक्रम होता है, सत्र का पाठ्यक्रम इस विधि द्वारा संपूर्ण या पूर्ण नहीं कराया जा सकता, विधि द्वारा पूर्ण नहीं होता।
एक सत्र के अंदर का जो पाठ्यक्रम होगा वो कभी भी इस विधि से संपूर्ण नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि ये एक प्रकार की अध्यापक या अपन कह सकते हैं कि शिक्षक निर्भर विधि है। इस पे बालक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर रहता है? शिक्षक पर निर्भर रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस विधि का जो एक बड़ा गुण है वो क्या है? शिक्षक निर्भर रहना, शिक्षक पर निर्भर रहना। तो सबसे बड़ा गुण क्या हो गया इसका एक, कि ये जो है वो किस पे निर्भर रहते हैं? शिक्षक पर निर्भर रहते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि जब बालक प्रोजेक्ट का कार्य करता है तो कभी कभी ऐसी दुविधा आ जाती है जब उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है और उसकी कोई खोज कर करके उसका कोई परिणाम भी प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कुछ रिजल्ट्स भी नहीं निकल रहा है, तो बच्चा घबरा जाता है। और जब कभी भी बच्चा घबरा जाता है तो उस समस्या से बालक के मन में क्या उत्पन्न होती है? अरुचि। समस्या से अरुचि उत्पन्न हो सकती है। जब बालक प्रोजेक्ट पर काम करता है, कोई समस्या आ जाती है तो उससे अगर अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो विषय से प्रति उनका नाता जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि समस्या से अरुचि उत्पन्न होती है। तो एक बड़ी समस्या ये भी हो गई, समस्या से क्या हो जाएगी? इसके बाद में हर विद्यालय के अंदर योग्य या अपन कह सकते हैं कि प्रशिक्षित, योग्य या फिर प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इतने ट्रेनर शिक्षक नहीं मिलते हैं, शिक्षकों का अभाव। बच्चे ज्यादा होते हैं और शिक्षक क्या होते हैं? कम होते हैं। या तो एक एक टीचर को 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, तब बेचारा प्रोजेक्ट का कार्य करवाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी एक प्रकार का क्या है, इसके अंदर दोष है। दूसरा, जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक में मनोवैज्ञानिक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दक्षता का अभाव, अर्थात वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता है कि बच्चे की रुचि, क्योंकि जो टीचर मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व नहीं है वो बच्चे की रुचि नहीं समझ पाएगा, बच्चे का मानसिक स्तर नहीं समझ पाएगा, बच्चे की पारिवारिक सामाजिक स्थिति को नहीं समझ पाएगा। तो वो अपने हिसाब से प्रोजेक्ट देगा तो वो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? उसके ऊपर हैवी हो सकता है, उसके ऊपर लोडेड भी हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षक में जो है मनोवैज्ञानिक दक्षता का अभाव होने के कारण भी ये विधि ज्यादा नहीं चल पाई है। आगे की बात करें तो ये विधि जो है वो प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल भी अनुपयोगी है। भले ही ये प्राइवेट स्कूल वाले करवा रहे होंगे, लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या है? अनुपयोगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक मानसिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता है कि वो क्या कर सके? प्रोजेक्ट विधि के ऊपर काम कर सके। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की प्राथमिक स्तर पर जो है ये विधि क्या है दोस्तों? अनुपयोगी है। और एक गुण और है कि हर विद्यालय के अंदर उपकरण, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए तो उपकरण चाहिए या अपन कहते हैं कि संसाधन चाहिए, इनका क्या होता है? विद्यालयों के अंदर अभाव होता है, संसाधनों का अभाव। तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि विद्यालय के अंदर उपकरण ही नहीं मिलेंगे तो बालक करेंगे कैसे काम? एक है अक्रमबद्धता, यानी कि इस विषय के द्वारा जब प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है तो अक्रमबद्धता आ जाती है। जैसे कि किसी सामाजिक के विषय ने किसी बच्चे को प्रोजेक्ट का कार्य दे दिया कि प्रोजेक्ट का कार्य कीजिए। अब बच्चा प्रोजेक्ट के कार्य में लगा हुआ है तो उसके अंदर हिंदी के अंदर उसका इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, संस्कृत के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो पढ़ने में क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। वो घर पे प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है और सामाजिक के चैप्टर आगे से आगे चलते जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एक टॉपिक पे अटका हुआ है और कोर्स आगे बढ़ रहा है। तो क्रमबद्धता जो है ना वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे इसके अंदर खंडित हो जाती है, टूट जाती है। तो क्रमबद्धता जब टूट जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है कि इसमें क्रमबद्ध रूप से क्या नहीं कराया जा सकता है दोस्तों? अध्ययन नहीं कराया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों मुख्य रूप से क्या है इसके दोष। कौन कौन से एक बार वापस देख लो। ये एक खर्चीली विधि है, समय अधिक लगता है, आम बात है। सभी विषय और प्रकरण इस विधि से शिक्षण कराना असंभव है। सत्र का जो पाठ्यक्रम होता है वो इस विधि के द्वारा कभी भी पूर्ण नहीं कराया जा सकता। यह शिक्षक निर्भर विधि है। बालक पूर्ण या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर रहेगा? शिक्षक के ऊपर निर्भर रहेगा। समस्या से अरुचि, जब बालक को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो उस विषय से क्या कर लेता है? मुंह मोड़ने लगता है। इसमें योग्य और प्रशिक्षित टीचर्स, इतना परफेक्ट और इतने ट्रेनर टीचर भी नहीं मिल पाते हैं कि जो बच्चों को प्रोजेक्ट विधि के ऊपर कार्य करवा सके। और दूसरे, शिक्षक के अंदर मनोवैज्ञानिक दक्षता का अभाव रहता है, जिससे वो बालक की अभिवृत्तियों को, मनोवृत्तियों को, मनोभावों को नहीं समझ पाता है। तीसरे, ये प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ये भी इसका दोष है। और विद्यालय के अंदर जो है इतने उपकरण और संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं कि इस विधि के द्वारा बालकों को क्या कराया जा सके? अध्ययन कराया जा सके। और एक इसके अंदर क्या आ जाती है दोस्तों?
अक्रमबद्धता आ जाती है। इसके द्वारा जो शिक्षण करवाने का जो क्रम है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे टूट जाता है। तो ये थे आपके दोष, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी दोस्तों आपके प्रोजेक्ट विधि, जिसके सिद्धांत, सोपान, नियम, गुण, दोष सब पढ़ लिए। इनके अगर आपको नोट्स चाहिए और इन पे आधारित प्रश्न ऊपर चाहिए तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप कोणार्क ई लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। और मेरे पढ़ाए हुए विषय में या टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट कन्हैया दीवाना के नाम से, जहां पर आप मुझे भेज सकते हैं, या फिर कोणार्क कैरियर के ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार ऐसी नई विधि के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, विश फॉर योर ग्रेट एंड ब्राइट फ्यूचर।